हेलो एवरीवन। जहां हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, और उसके बाद में हमने छोटे छोटे दो मॉडल देखे, रदरफोर्ड मॉडल और दूसरा थॉमसन मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ लिमिटेशंस आई और रदरफोर्ड ने क्या बोला कि अगर कोई भी एटम है तो उस एटम के पास एक न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने रदरफोर्ड ने बोली। इसके बाद उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन क्या थी? वो ना तो ये एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, क्यों घूमने लग रहे हैं। बात क्लियर है? तो इन सब को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला, बोहर नाम के एक साइंटिस्ट थे, बोहर एटॉमिक मॉडल। उन्होंने एटम के बारे में एक मॉडल दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्या मॉडल दिया? उन्होंने उनकी जो लिमिटेशंस थी उन लिमिटेशंस को ओवरकम किया, उन लिमिटेशंस को दूर किया। क्या क्या लिमिटेशंस थी, किस किस तरीके से उन्होंने काम किया, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डेरिवेशंस भी आते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो ध्यान से समझना है, अगर एक एक चीज़ को समझ के करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, बोहर ने क्या बोला? सबसे पहली चीज बोली कि हमारे पास कोई भी जो एटम बनता है, कोई भी एटम बनता है, उस एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बिल्कुल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये चीज रदरफोर्ड ने बोली है। क्या बोली है? कि एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे प्लस न्यूट्रॉन होंगे, इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस। बिल्कुल बना होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और कमाल की बात निकल के आ रही है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ गया, क्यों? आप बताओ। ऐसा तो है नहीं कि कोई बिना किसी लॉजिक के किसी के चारों तरफ चक्कर लगाए। अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आपको बोल दिया जाए जैसे किसी भी जगह पे, जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? आप स्कूल क्यों जा रहे हो? किसी ने बोला थोड़ी आप स्कूल जाओ, लेकिन आप फिर भी स्कूल जा रहे हो। आपसे किसी ने बोला थोड़ी आप पढ़ना स्टार्ट करो, फिर भी पढ़ रहे हो। क्यों? आप किताबों के चारों तरफ क्यों घूम रहे हो? किताबों के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों चक्कर लगा रहे? कोई तो लॉजिक होगा। तो उन्होंने सबसे पहले, यहां तक तो सभी को पता था, रदरफोर्ड ने बोल दिया था न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जो मास है बॉडी का वो कंप्लीट न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। चलो ठीक है, यहां तक पता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रीजन बताओ, उसका रीजन। तो जो बोहर थे, इन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी और उन्होंने बोला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसके पीछे एक फोर्स है जिसकी वजह से वो घूमने लग रहा है। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। और वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा आ गया? उन्होंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है, देखो यहां पे ये घूम रहे, जैसे मान लो सपोज करो अब ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर यदि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चला जाता, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाता, ऐसे भी जा सकता था, सीधा भी निकल सकता था भाई। अगर यदि मान लो सपोज करो, अगर मेरे को यहां पे ये बोल दिया इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है, मैं अगर यदि ऐसे सीधा जा रहा हूं, सीधा जा रहा हूं, सीधा जा रहा हूं, मेरे को ऐसा कौन सी कंडीशन आ गई कि मेरे को ऐसे मुड़ना पड़े? ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई मुझे ऐसे मुड़ना पड़े? भाई अगर यदि मैं सीधा निकल रहा हूं तो मैं सीधा निकल सकता हूं ना। मेरे को ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई मुझे मुड़ना पड़े? मुड़ने के लिए कोई ना कोई तो कंडीशन आई होगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उससे क्या होगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर यदि हम फिजिक्स में देखेंगे तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जो इसको रिलेट कर रहा है। किस चीज को? कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अकेला काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ अपने आप ही उसको रिवॉल्व करवा रहे हैं, नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कोई ना कोई और ऐसा फैक्टर है जो इसके साथ काम करवा रहे हैं। और वो काम कौन करवा रहे हैं? वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
साथ में उसके जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी प्रेजेंट है जो इसको चारों तरफ रिवॉल्व करवाने के काम करवाने लग रहे हैं, इसको घुमाने लग रहे हैं, और वो भी सर्कुलर पाथ में उसके चारों तरफ। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। ऐसा नहीं है वो अपने आप घूम रहे, पागल नहीं है वो इलेक्ट्रॉन की वो अपने आप लिया और ये चक्कर चक्कर लगाने लग गया। पहला सेंट्रीपिटल फोर्स है वहां पे, जैसे अगर यदि हम बोले, देखो ध्यान से समझना है, अर्थ चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, किसके? सन के। क्यों कर रही है? क्योंकि जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है वहां पे सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स है, और जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बात क्लियर है? सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने में मेरे पास में यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि उस इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाते लगाते ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन वो मुड़ गया। क्यों डेविएट हो गया? क्यों घूम रहा है? ऐसे घूम रहे हैं ना, क्यों घूम रहे हैं? तो उसके लिए हमारे पास यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसलिए वो रोटेट करने लग रहा है, वो घूमने लग रहा है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास यहां पे दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कौन सा? पहला एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो ठीक है, ये बात एकदम हमें लगा कि चलो ठीक है, लेकिन अब इनका कोई ना कोई तो एक थ्योरी होगी, कोई ना कोई एक बात होगी जिसकी वजह से काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? ध्यान से समझना है। अगर यदि मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने की कोशिश करूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम इंडिकेट करते हैं FC से, जहां पे F इंडिकेट कर रहा है मेरा फोर्स को और C इंडिकेट कर रहा है मेरा सेंट्रीपिटल को, FC इज इक्वल्स टू, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो इसे ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जिसमें आपको अच्छे से फॉर्मूला पता होगा, फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, उससे हम ड्राइव करते हैं mv²/r। ध्यान से समझना, हम यहाँ पे एक रिलेशन निकालेंगे जो इस फॉर्मूले से ही रिलेट होके आएगा। ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो गया mv²/r, जिसको हम टर्म दे रहे हैं फर्स्ट। ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी तरफ जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इसे समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, कोई भी दो चार्ज बॉडीज हैं, अगर यदि इसके ऊपर ये ए बॉडी है, ये दो बी बॉडी है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसके ऊपर मेरे पास में चार्ज है Q1, इसके ऊपर मेरे पास चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। अगर यदि कोई भी दो चार्ज बॉडीज दोनों के दोनों एक कुछ डिस्टेंस पे रखी है, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक R है, रेडियस। ठीक है? तो यहां से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा FE, E किसको इंडिकेट कर रहे हैं? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी वजह से तो हमारे पास में ये इक्वल होता है किसके? जो चार्ज मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड? जो चार्ज मेरे पास में A का है इनटू चार्ज है मेरा Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 E0, जो हमारे पास परमिटिविटी है। परमिटिविटी का मतलब होता है कि हमारे पास में कोई भी उसमें जो स्पेस है, बीच में स्पेस है, वैक्यूम है या एयर में है, वो सब चीजें परमिटिविटी इनटू R², इसके बराबर होता है। ठीक है? ये तो भाई चलो हम मान गए कि इस चार्ज बॉडीज के लिए दो चार्ज बॉडीज है, लेकिन हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? हम तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये हमें फिजिक्स में पता चलता है, ये हमें फिजिक्स से पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। क्लियर? अब देखो, अगर यदि हम इसी को फिजिक्स के टर्म में देखें, इसी फॉर्मूले को जो हमने यहां पे लिखा है FE इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मेरे पास में ये मेरे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है जो घूमने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे हैं, यहां पे मेरे पास में प्रोटॉन है। चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, दोनों के पास चार्ज हो गया। मतलब मेरी दो चार्ज्ड बॉडी है, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, दो चार्ज बॉडीज हो गई।
इस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज दैट इज Q1। अब ये Q1 कितना है, क्योंकि मेरे को एक बात पता है, प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दोनों के दोनों बराबर होते हैं, दोनों पे चार्ज बराबर होता है। तो चाहे मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज में मेंशन करूं तो इसको भी मैं E से इंडिकेट कर सकता हूं, E से इंडिकेट कर सकता हूं। अब कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में ही तो है, यहां पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, वो तो अलग बात होगी, क्योंकि हम तो किसी एक बॉडी के लिए ले रहे हैं। न्यूक्लियस तो कंप्लीट एक बॉडी है और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी है, ध्यान देना इस बात का। न्यूक्लियस एक बॉडी है और दूसरी तरफ मेरे पास में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहां पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं, मैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ में निकाल रहा हूं। तो मेरे पास इसके ऊपर अब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो एटॉमिक नंबर से ही पता चलता है। भाई जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको अगर यदि मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर। तो नंबर ऑफ चार्ज आ गया मेरे पास न्यूक्लियस के ऊपर जेड ई। ध्यान से समझना एक एक चीज को, ये आ गया मेरे पास में जेड ई। दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या है, दैट इज Q2, और वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, वो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस r है। तो मेरे पास यहां से Fe कितना आया, या इसे एटम के लिए मैं निकालूं तो Fe दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, वैक्यूम के लिए ले रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। मेरे पास ये आ गया। ध्यान से समझते समझते चलना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। अब मेरे पास में ये चीज तो बोल दी कि मेरे पास जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसकी वजह से, क्यों मेरे पास में कोई भी एटम, जो ये एटम है, ये एटम यहां पे इलेक्ट्रॉन था, यहां पे प्रोटॉन है, ये राउंड में ही क्यों चल रहा है, इधर क्यों चल रहा है। भाई ये निकलने को सीधा भी निकल सकता था, ये इधर भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, लेकिन ये इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पे अट्रैक्शन लग रहा है। किसका अट्रैक्शन लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, आ जाओ मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। बात क्लियर है। जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ये अपने रास्ते को बदलने लग रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये घूमने लग रहा है, अपने चारों तरफ घुमा रहे हैं। बात क्लियर। जब ये घुमा रहा है तो इससे, अब यहां पे मेरे पास ध्यान देना है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर यदि मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के दोनों बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जैक्ट बराबर नहीं है, ध्यान देना है। बराबर किस लिए है, क्योंकि यहां पे ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर है। क्लियर, बराबर है। तो अगर यदि हम यहां से वैल्यू निकालें तो mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z1 Z1 नहीं, Z ले लो, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो हमारे पास यहां से एक इक्वेशन बनती है, और वो इक्वेशन क्या बनी, वो इक्वेशन बन गई, मैं यहां पे लिख रहा हूं mv स्क्वायर अपॉन आर तो खत्म हो गए, इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई, यहां पे इसको मेंशन कर लेते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल एकदम हमारे पास में नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट दे दिया, एक छोटी सी बात बोल दी और वो हमने ये नोट कर ली। क्लियर हो गया, ये चीज समझ आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज पे चलते हैं। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, आप कह रहे हो कि यहाँ पे ये घूमने लग रहा है, इस तरीके से घूमने लग रहा है, लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे मान लो सपोज करो, एक पहले छोटा सा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, वो चलने लग रही है, ठीक है, वो कहाँ चल रही है, उसका रास्ता क्या है, एयर में है,
ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे चलती है। ऐसा नहीं है कि उसको मन में आया उसी एंगल पे उसको रोटेट करवा दिया, उसी एंगल पे वो चलने लगे, वो ऐसे यू ऐसे ऐसे यू नहीं चल सकती। उसका एक पर्टिकुलर एंगल होगा कि वो इतने डिग्री एंगल पे ही जाएगी, पर्टिकुलर एंगल पे। क्यों जा रही है, किसी ने पूछ लिया वो क्यों जा रही है। अगर यदि मान लो सपोज करो मैं यहां पे एक एटम की बात कर रहा हूं, मेरे पास में कोई भी एक एटम है और उस एटम में हमने बोला यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहे, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे चल रहे, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे चल रहे, यहां पे चल रहे, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्यों नहीं चल रहा, यहां पे क्यों नहीं चल रहा, यहां पे क्यों नहीं चल रहा, यहां क्यों नहीं चल रहा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट में घूमने लग रहे हैं। अरे ऑर्बिट कहां से आए, किसी को पता थोड़ी है ऑर्बिट है, किसी ने ये थोड़ी कहा है कि ऑर्बिट है। हमने ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे क्यों नहीं घूम रहा, इलेक्ट्रॉन का रास्ता यही क्यों है, इलेक्ट्रॉन यहां पे ही क्यों प्रेजेंट है, यहां क्यों नहीं है, यहां क्यों नहीं है, यहां क्यों नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे आता है। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी तो घूम सकते हैं भाई। जब मेरे पास में, हम एक बात जानते हैं, सुनो मेरी बात, अगर मेरे पास में कोई भी एटम है, कोई भी एक एटम है और उस एटम में ये बोला है कि उसका लगभग पार्ट एम्प्टी है, लगभग पार्ट खाली पड़ा है, ये हमने पढ़ा है, पीछे पढ़े है, किसमें, हम पीछे पढ़ के आए, बहुत अच्छे से पढ़ के आए, बात क्लियर है। वहां पे हमने खूब अच्छे से देखा, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखा कि पूरा एटम खाली पड़ा हुआ है, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी घूम सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको कोई पर्टिकुलर एक रास्ता ही चाहिए कि भाई चलो, अरे हमारा आसमान तो पूरा खाली पड़ा है, वहां पे कोई है थोड़ी, तो फिर जहाज कहीं से भी निकाल दो, हवाई जहाज कहीं से भी निकल सकती है, छत से निकल जाएगी, छत के ऊपर से किधर से भी चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर एक रास्ता है, उसका भी एक पर्टिकुलर पाथ है, उसी रास्ते से ही जाएगी। बात क्लियर, क्यों जाएगी। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास में जब कोई भी एक एटम है, उस एटम में स्पेस फ्री है, तो फिर वो इस रास्ते से क्यों नहीं जा सकती है। तो उसके पीछे एक रीजन दिया गया कि हमारे पास में एक एंगुलर मोमेंटम नाम की चीज होती है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये आपके लिए एक नई टर्म हो सकती है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसको आप इंडिकेट करते हो पी से। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, है तो मोमेंटम ही, ठीक है तो मोमेंटम ही। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। अगर यदि आप उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हमारे पास में किसके बराबर आ जाता है, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन गया, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से इंडिकेट कर देते हैं, वो इक्वल हो जाता है mv/r। मैं ज़्यादा फिजिक्स में घुसने की कोशिश नहीं करूँगा कि भाई फिजिक्स के टर्म्स है तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्लियर है। mv/r एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर आ जाता है, क्लियर हो गया, एंगुलर मोमेंटम। अब सबसे बड़ा, ठीक है आप ये कह रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट है, फिर इसका पर्टिकुलर पाथ क्यों है, ये बताइए, उसका पर्टिकुलर पाथ क्यों है। तो यहां पे एक नई टर्म दी गई और उन्होंने बोला वो जिस पाथ में घूमेंगे, जिस पाथ में घूमेंगे वो क्वांटाइज्ड होगा। अब ये एक बहुत अलग से टर्म आ गई, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ क्वांटाइज्ड का मतलब, तो बोला एक फिक्स वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसकी फिक्स वैल्यू होगी, उसी पाथ में वो घूमेंगे। अगर यदि उसकी वैल्यू डिफरेंट है तो वो नहीं हो सकता है, उसका क्वांटाइजेशन वैल्यू होगी, क्वांटाइज्ड होगा वो, जहां पे वो रोटेट करेंगे, जहां पे वो घूमेंगे या वो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो एक फिक्स पाथ होगा जो क्वांटाइज्ड होता है। और क्वांटाइज्ड मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ध्यान से समझना है, h/2π, h/2π के बराबर वैल्यू होगी, h/2π के बराबर। अब वो जितना बढ़ता जाएगा उसी के साथ में उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड हो चली जाती है। मतलब ये कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा,
क्वांटाइज्ड होगा मतलब उसकी वैल्यू फिक्स होगी। यहां से एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई, NH/2 n के n मेरा इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब मेरी कोई भी वैल्यू फिक्स होगी, फ्रैक्शनल नहीं है, कोई वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं है, वो इंटीग्रल होगी। मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन हो सकती है। किसी भी वैल्यू को हम कह सकते हैं जो कि कंप्लीट नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी वैल्यू दे दी, हाफ दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, नेगेटिव वैल्यू, नहीं, n की वैल्यू कंप्लीट नंबर होगा। h क्या है फिर? h हमारे पास में प्लैंक्स कांस्टेंट है। एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे कि एक एक टर्म जिसका नाम क्या क्या है, क्या क्या वैल्यूज होती है, किसके लिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है? प्लैंक्स कांस्टेंट है पाई तो आप जानते हो, जिसकी वैल्यू 22.7 वैल्यू होती है, 3.14 वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से, तो हमारे पास एक रिलेशन दिया गया, और वो रिलेशन क्या दिया गया? वो रिलेशन ये दिया गया कि जो ये एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट है, यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम है, कौन सा एंगुलर मोमेंटम? ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होगा, और वो क्वांटाइज्ड क्या होगा? mvr इज इक्वल्स टू NH/2 के बराबर वैल्यू की। ध्यान से समझना इस चीज को, एक एक पॉइंट यहां पे जो समझते चलेंगे तो हमारे पास पूरी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? अब mvr इज इक्वल्स टू NH/2, बहुत अच्छी बात बोल दी। ये बोला कि अगर मेरे पास में कोई भी एटम है जिसका न्यूक्लियस ये उसका पाथ हो गया, ये उसका पाथ हो गया, ठीक है, वो इस तरीके से घूमने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो कभी भी इसके बीच में नहीं चल सकते हैं, ऐसे बीच का रास्ता नहीं है, वो क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी। या तो वो यहां से यहां पे इस रास्ते में घूमेंगे, या वो इस रास्ते में घूमेंगे, या फिर वो इस रास्ते में घूमेंगे, या फिर वो इस रास्ते में। उनका एक पर्टिकुलर पाथ होगा, रास्ता होगा, उनका एक फिक्स होगा, और वो उसी रास्ते में ही रिवॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? अब उन्हीं रास्तों को उन्होंने एक नाम दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पास में ये जो वैल्यूज है, चलो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। क्लियर? अब एंगुलर मोमेंटम मेरे पास यहां से दो इक्वेशंस बने। कौन कौन सी? पहली इक्वेशन तो मेरे पास में ये बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, और ये दूसरी इक्वेशन बन गई मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। यहां से मैं एक वैल्यू को निकालने की कोशिश करता हूं, एक वैल्यू को। कौन सी? मान लो मैं यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहा हूं। सबसे पहले हम ड्राइव कर रहे हैं रिलेशन फॉर रेडियस, जो उन्होंने ड्राइव किया। उन्होंने क्या ड्राइव किया कि जब हम यहां से वेलोसिटी की वैल्यू को, वेलोसिटी को मैं यहां से निकालता हूं, कौन सी इक्वेशन से? सेकेंड इक्वेशन से। तो मेरे पास में क्या आया? NH/2 इंटू मास इंटू रेडियस। मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई। इस वैल्यू को उठाया, इसमें पुट कर दिया, इस वैल्यू को उठाया, इसमें पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू बन के आई? मेरे पास यहां से वैल्यू बन के आ गई। ध्यान से समझना है, डेरिवेशन कर रहे हैं हम रेडियस का, बिल्कुल ध्यान से समझना है। m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह पे ये रख देते हैं NH/2 इंटू m इंटू r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आगे चलते हैं, Z²/4πε0r। अब देखो एक बार हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। m के m इज दैट इज द मास। किसका मास है? क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है? 9.1 10⁻³ किलोग्राम, यही होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। n दैट इज द नंबर ऑफ सेल, या हम ये कह सकते हैं इंटीग्रल वैल्यू है। ये कोई भी वैल्यू है जो इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। h दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, h के प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास में कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻³
जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, ये एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो फिर दोबारा से आ गया सेकेंड, टू वैल्यू है, टू तो फिक्स है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर दैट इज द रेडियस ये हमें निकालना है, रेडियस हमें पता थोड़ी, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। जेड क्या है, जेड क्या था, एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर। ई दैट इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ई इंडिकेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, चार्ज। नीचे आ जाते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज द परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, वो होती है 8.854 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज में होता है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू होती है, और आर ये रेडियस है। क्लियर, तो हम इन वैल्यूज को अब हम यहां से शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रेडियस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रेडियस निकालने की। तो रेडियस निकालते हैं, यहां से ये जो वैल्यू आई इसको खोलते हैं, यहां से इसको फॉर्मूले को ओपन करते हैं, तो m इंटू एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये बने, ध्यान से अगर हम कैंसिल करें तो 4 से 4 कैंसिल, पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर 2 से पाई कैंसिल, एक पाई कैंसिल हुआ है, दोनों नहीं हुए, एक पाई कैंसिल, मास से एक एम से एक एम कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, ये वाले टर्म्स कैंसिल हो गए। अब मेरे पास बचा क्या है, जो मेरे पास में बचा है, क्या क्या बचा है, वो मेरे पास बचा है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 कैंसिल हो चुके हैं, पाई बचे है, एम बचे है, आर बचे है, इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये चीज बची है मेरे पास में। यहां से इस फॉर्मूले को अगर यदि हम देखें तो हमारे पास ये बचा है। ठीक है, आर की वैल्यू, क्योंकि हम तो रेडियस निकालना चाहते हैं, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो रेडियस की वैल्यू को हम यहां पे लेके आए और बाकी टर्म्स को इधर लेके आ जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वेयर इंटू पाई इंटू एम दैट इज इक्वल्स टू आर। ध्यान से देखिए, मेरे पास ये रिलेशन बन गया, ये रिलेशन बन गया है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर इंटू पाई इंटू एम, ये रिलेशन हमारा बन गया है। क्लियर, अब हम इस रिलेशन को उठाते हैं और इस रिलेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करें तो देखो ध्यान से देखना है, मेरे पास में एच एन की वैल्यू, मैं इसमें से यहाँ पे बाकी टर्म्स को मैं बाहर ले लेता हूँ, रेडियस आर इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है, एच स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड इंटू ई स्क्वेयर इंटू पाई इंटू एम। अब मैं इस जेड को भी हटा देता हूं, जेड को हटाया तो मैंने यहां पे लिख दिया एन स्क्वेयर अपॉन जेड, ये दोनों टर्म्स मैंने बाहर लिख दी, एन स्क्वेयर अपॉन जेड बाहर लिख दिया। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, सभी वैल्यूज मुझे पता है, मैंने इनको बाहर लिख दिया। क्यों लिखा है मैंने एन को बाहर और जेड को बाहर, क्योंकि एन की वैल्यू नंबर ऑफ सेल वो मेरी इंक्रीज कर रही है, वो इंटीग्रल वैल्यू मल्टीपल है, वो आगे 1 2 3 4 5 वो चेंज हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है भाई, कभी मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, कभी मैं कोई ले रहा हूं, कभी मैं कोई ले रहा हूं, लेकिन उसके अलावा ये सब वैल्यूज मेरी फिक्स है, ये वाली वेरी कर रही है, ये वाली फिक्स है। तो मैं यहां से इस टर्म को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। यहां पे h की वैल्यू 6.626 10⁻31 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻10 डिवाइड करते हैं, इसका स्क्वायर है एच स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ई, चार्ज कितना है मेरे पास में, इस पे चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻19 का स्क्वायर इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू मास 9.1 10⁻31 किलोग्राम में आ जाएगा, और इंटू में
एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.529 10⁻10 मीटर इंटू, क्योंकि मीटर बाद में लगा लेना, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब क्योंकि मेरे पास में जब हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है, रेडियस किस में आती है, रेडियस तो डिस्टेंस में ही तो नापते हैं, डिस्टेंस में ही आती है, तो डिस्टेंस में आएगी तो इसको हम मीटर की टर्म में इंडिकेट कर देते हैं, मीटर। और आपने एक देखा होगा कि जब हम यूनिट लगाते हैं तो वो यूनिट क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के बराबर ही होती है। तो हम इसको यहाँ पे एक फॉर्मूला बना देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, रेडियस इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम एन ले रहे हैं, nth नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ सेल्स है, उसमें नहीं पता है कितनी है, तो हम r के नीचे n इंडिकेट कर देते हैं। अब n की वैल्यू वो चेंज हो सकती है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो Rn इज इक्वल्स टू वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड मीटर, ये एंगस्ट्रॉम, क्लियर है, ये आ गया एंगस्ट्रॉम, एकदम क्लियर। Rn इज इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हमारे पास में 1 की आ गई। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं हम, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या चीज है वो, सबसे पहली चीज, हम कोई भी एक ऐसा एटम ले, उस एटम में जहां पे हमारे पास में एक ही सेल में आ जाए, फर्स्ट सेल में आ जाए, वो कौन है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और वो है हाइड्रोजन। एक देखो कमाल की बात, जितना भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ते हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ते हैं। ये बात दिमाग में बिठा लेना। जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी हम हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे, आगे चलते जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। जो भी चीज आएगी, जो भी बात आएगी, वो सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर ही आके रुकेगी। ठीक है, देखो यहां पे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दैट इज जेड इक्वल्स टू 1 होता है, जेड की वैल्यू 1 होती है। फर्स्ट सेल में आएगा, अगर यदि मेरे पास में n इज इक्वल्स टू 1 है, अगर यदि वो फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट सेल में, तो R1, क्योंकि फर्स्ट सेल में है तो R1 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ गई, 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ गई। दूसरा लेते हैं, अगर यदि n की वैल्यू 2 है, ध्यान से देखना, अब आपको एक बहुत 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 बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी। वो ये n2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n कितने है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0.529 इंटू 4 के बराबर, और 4 की वैल्यू दैट इज 2.11 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, वो चीज आप चेक कर लेना। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर आ गई। तीसरी वैल्यू लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 3, दैट इज R2 इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आएगी, R3 इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1। क्यों, देखो 1 क्यों ले रहे हैं, हम हाइड्रोजन एटम के लिए ले रहे हैं, केवल हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो जहां पे Z इज इक्वल्स टू 1 है तो 1 क्लियर इज इक्वल्स टू ये, तो ये आ जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आएगी 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, दैट इज इन एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यूज हमारे पास में n1 n2 n3 आ गई। ठीक है, अब एक चीज बहुत क्लियरली समझनी है, बहुत क्लियरली क्या समझना है, बहुत क्लियर ये समझना है कि अगर मेरे पास में कोई भी एक एटम है, उस एटम का जो फर्स्ट सेल होगी, वो फर्स्ट सेल यहां पे है, जिसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो 0.529 के बराबर है।
इतनी एंगस्ट्रॉम है। जो मेरा फर्स्ट सेल है, जो फर्स्ट रास्ता है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, जो पहला रास्ता है, उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से, उसकी जो डिस्टेंस है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। ठीक है। अगर दूसरा सेल है, दूसरा सेल, तो वो कहां पे प्रेजेंट है? दूसरा सेल इस न्यूक्लियस से 2.11 समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, इतने के बराबर वैल्यू है। ठीक है। तीसरे सेल की जो वैल्यू है वो और भी आगे है, और वो है 4 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम के बराबर है। कमाल की बात क्या है? इनके बीच का जो स्पेस है, वो फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पे है, नहीं, ये रास्ते डिफरेंट है। कैसे? कैलकुलेट करके देख लो। R2 में से R1 माइनस करो, वैल्यू आएगी। R3 माइनस R2 करो, वैल्यू आएगी। R4 माइनस R3 करो, ये वैल्यू आएगी। सारी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, और डिफरेंट नहीं, बढ़ती जाएंगी, बढ़ता जाएगा। इनके बीच में जो स्पेस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब अगर न्यूक्लियस के तरफ देखेंगे, न्यूक्लियस के पास, तो हमारे पास कोई भी एक एटम होगा जिसकी इनिशियल जो सेल है, फर्स्ट जो रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमने लग रहे हैं, जो पहला रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमने लग रहे हैं, वो रास्ता न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज होगा, बहुत क्लोज होगा। लेकिन दूसरा रास्ता न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा। कितना ज्यादा दूर होगा? उतना ही नहीं होगा जितना पहला था, उससे ज्यादा दूरी पे होगा। तीसरा सेल और भी ज्यादा दूर, चौथा सेल उससे ज्यादा दूर, पांचवा सेल और ज्यादा दूर, छठा सेल और ज्यादा दूर। बात क्लियर है? इस तरीके से वो न्यूक्लियस से दूरी बनती चली जाएगी। अब सबसे कमाल की बात यह आई, उन्होंने कहा कि हम बार बार N1, N2, N3 इस तरीके से लिखे ना, N = 1, N = 2, N = 3 एंड सो ना, हम इसको एक नाम देते हैं। और वो नाम क्या देते हैं? क्योंकि अब देखो एक चीज, कई बार बोल देते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमने लग रहे हैं, ऑर्बिट क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। नहीं, ऑर्बिट वो वाला रास्ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमने लग रहे हैं। जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन घूमने लग रहे हैं, जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्बिट वो रास्ता है जो इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है, नहीं, दोनों में कंफ्यूजन रखना है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपको समझ में आना चाहिए ऑर्बिट्स क्या है। ऑर्बिट वो है इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे घूमने लग रहे हैं, जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो हमारा ऑर्बिट है। बात क्लियर हो गई? तो हमारे पास यहां पे इस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमने इनको ऑर्बिट नाम दे दिया, ऑर्बिट। और ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं, इनको हम एक स्पेसिफिक नाम देना स्टार्ट करते हैं। और वो क्या? कि जो हमारा पहला है उसको हम बोलते हैं के। जो फर्स्ट ऑर्बिट है N1 दैट इज इक्वल्स टू के, हम इसको सीधा नाम दे देते हैं के। दूसरा L, तीसरा M, चौथा N, O, P। इस तरीके से हम इनके नामों को मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको बोल दिया N = 1 है, या तो वो ये बोल दे, या फिर वो बोल दे के सेल में है, तो इसका मतलब क्या है? K मीन्स N = फर्स्ट सेल में ही है। K, L, M, N, O, P, इस तरीके से वो नाम मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बात क्लियर है? तो इनकी डिस्टेंस लगातार जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, ये डिस्टेंस लगातार बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब एक बहुत अच्छी चीज समझ में आ गई एटम के बारे में। और वो क्या चीज समझ में आ गई? कि जैसे जैसे हम एटम से जो सेल है या ऑर्बिट्स है उससे बढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब जो साइज है एटम का वो घट रहा है या बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर यदि सिर्फ मेरे पास एटम में एक सेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटा सा एटम है। दूसरी सेल है तो वो उसके कंपैरिजन में, किसकी कंपैरिजन में? फर्स्ट सेल की कंपैरिजन में बड़े साइज का है। तीसरे एटम की बात कर लो, वो और भी बड़े साइज का है। चौथे सेल की बात कर लो तो वो और भी बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जा रही है, साइज ऑफ द एटम
ऑल्सो इंक्रीजेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको आगे चल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन और पीरियडिक टेबल में वहां पे समझ में आएगा इस चीज का इंपॉर्टेंस आपको वहां पे समझ में आएगा कि क्यों हमारे पास में एटम का साइज नंबर ऑफ सेल बढ़ने से इंक्रीज होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और डिस्टेंस बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उस एटम का साइज लगातार इंक्रीज कर रहा है। कब? जब हम सेल को बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, एटम का साइज इंक्रीज करता जाएगा। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गई। तो इस चीज को ध्यान से समझ रहे हैं। दूसरा हमारे पास में रेडियस का यहाँ पे फॉर्मूला आपको जो नोट डाउन करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये क्या आपको ये साइड में नोट कर लेना है कि रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ एटम किसके बराबर है? 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड। ये मेरे पास में एक रिलेशन आ गया, दैट इज आर एन इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वेयर अपॉन जेड। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कर लेना और ध्यान से समझ लेना है। अभी आज हमने सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिस्कस किया है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी फॉर्मूले से आएगा जैसा हमने अभी ड्राइव किया है। इसी दोनों इक्वेशंस को ध्यान से नोट करना है, उसी से हम एनर्जी निकालेंगे और उसी से हम आगे चलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसे ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोर का एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। क्लियर? आई होप आप लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।